बड़ा है और पूरी दुनिया ने उनकी यात्रा के वीडियोस देखे हैं। मोदी ने पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि अब वो इस विवाद में फ्रंट से लीड करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब खुद इस लड़ाई में कूद गए हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग में अपने घर से बाहर तक नहीं निकले हैं। इसलिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी की लेह यात्रा का विश्लेषण करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे भारत ने चारों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। और ये लड़ाई जो है ये सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, दो सेनाओं के बीच नहीं है, अब ये लड़ाई दो नेताओं के बीच की लड़ाई भी बन गई है, यानी नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच की लड़ाई। और इसमें जीत किसकी होगी ये जानने के लिए आपको इन दोनों नेताओं की तुलना करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि कौन नेता किस मामले में ज्यादा मजबूत है। इसलिए इन दोनों नेताओं की तुलना भी आज हम आपके सामने करेंगे। और आखिर में हम सरकारी बंगलों और सरकारी सुविधाओं को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने वाले नेताओं की बात करेंगे। इस हफ्ते सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा को वो सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है जिसमें वो पिछले 23 वर्षों से रह रही हैं। पिछले साल प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और इसी के साथ इस बंगले में रहने का उनका अधिकार भी समाप्त हो गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसके बाद उन्होंने खुद ये बंगला खाली क्यों नहीं किया और अब सरकार को उन्हें बंगला खाली करने का ये नोटिस क्यों देना पड़ा। इसलिए सरकारी बंगलों पर कब्जा करके उन्हें कभी ना खाली करने वाली उस परंपरा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद गांधी परिवार है, यानी प्राण जाए पर बंगला ना जाए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सीमा पर चीन की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए वायुसेना ने आज लद्दाख में अपनी ताकत दिखाई। अग्रिम एयरबेस के पास एयर ऑपरेशन में सुखोई 30 MKI, MiG-29 लड़ाकू विमान, अपाची हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वायुसेना का कहना है कि एयरबेस पर तैनात हर हवाई योद्धा किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और उनका जोश हमेशा हाई है। Every air warrior at this base, and not only this base, across the entire Indian Air Force is fully trained and capable to meet all the challenges. Our josh has always been high and touching the sky with glory. चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब मोबाइल ऐप के मामले में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। उनके विचारों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार मंत्रालय और अटल इनोवेशन मिशन दोनों मिलकर एक इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर कुछ बेहतर करने की क्षमता या नजरिया है तो टेक कम्युनिटी से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा ही संगठन नाम के कार्यक्रम के जरिए 7 राज्यों के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात की। बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम की प्रदेश बीजेपी यूनिट ने लॉकडाउन में किए गए कामों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पेश की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना काल में मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ कर रहे हैं। एक समान लक्ष्य के साथ समान भाव से सेवा का काम संगठन की शक्ति बन जाता है। जब हम इस तरह का काम करते हैं तो एक टीम स्पिरिट पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने यूपी और बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने राज्य में लौटे श्रमिकों की मुसीबत में मदद करें। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी बदमाश विकास दुबे के घर को पुलिस ने जेसीबी मशीन से गिरा दिया। बदमाश विकास दुबे के घर के अंदर से पुलिस को कई गाड़ियां भी मिली। विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में यूपी एसटीएफ और 40 थानों की पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने कानपुर के चौबेपुर थाने के सीओ विनय तिवारी को निलंबित कर दिया। सीओ विनय पर मुखबिरी का शक है। यूपी एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। हमारी कॉम्बिंग जारी है, अभी भी कॉम्बिंग जारी है और जो भी इसके ठिकाने हो सकते हैं इन बदमाशों के, उन सभी ठिकानों पर हमारी टीमें लगी हुई हैं। कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स इस अपराधी को और इसके गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए लगातार अपनी दबिशें दे रही है। कानपुर में मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी देवेंद्र मिश्रा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आरा इलाके में सेना को आतंकवादियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए।
राजौरी जिले में भी आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। सर्च ऑपरेशन में सेना को आतंकवादियों के ठिकाने से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। सेना ने 2 चीनी पिस्टल, AK-47 राइफल की 14 मैगजीन, एक अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक चीनी ग्रेनेड और AK-47 राइफल की 920 गोलियां बरामद की। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 22,771 नए केस सामने आए और 442 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,315 हो गई है। कोरोना से अब तक 18,655 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 3,94,227 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को लेकर आज ICMR ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में ICMR ने कहा है कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुसार चल रही है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2,505 नए मामले मिले। 55 मरीजों की मौत हुई, जबकि इलाज से 2,632 लोग ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,004 लोगों की मौत हुई है, जबकि 68,256 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों का रिकवरी रेट 70% से ऊपर पहुंच गया है। भारत सरकार ने चीन के जिन ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है, उनमें टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयरइट, हेलो, वीगो वीडियो, यूएस ब्राउजर और क्लब फैक्ट्री जैसे मशहूर ऐप्स शामिल हैं। 5 मई के बाद से जिस तरह भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं, उसके बाद से ये चीन के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है। अगर आप इसका एक कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो ये गलवान में जो कुछ हुआ भारत और चीन के बीच, जो सीमा विवाद चल रहा है, ये उसी का नतीजा है। और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। जैसी एयर स्ट्राइक हमने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हमने POK में की थी 2016 में, हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए। और इस बार भारत ने जो जवाब निकाला है वो ये है कि इस बार हम डिजिटल एयर स्ट्राइक करेंगे चीन पर। अगर भारत में इन चाइनीज ऐप्स के सभी यूजर्स को हम जोड़ लें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा बैठती है। इस हिसाब से भारत चीन के इन मोबाइल फोन एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा बाजार है। और अब आप सोचिए, अगर ये सारे मोबाइल ऐप्स दुनिया के सबसे बड़े बाजार से बाहर हो जाएंगे तो इन पर कितना असर पड़ेगा, चीन पर कितना असर पड़ेगा। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बाजार है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने अब पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार का 1% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है, उनकी पूरी लिस्ट आप DNA देखते देखते यहां पर नोट कर सकते हैं, ताकि अगर आप इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप इन्हें फौरन डिलीट कर दीजिए। और आपकी स्क्रीन पर वो सारे ऐप्स भी हैं जिन्हें भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर आपके मोबाइल फोन में इनमें से कोई भी ऐप आपने डाउनलोड करके रखा है, आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये तमाम ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे और इनसे यूजर्स का, यानी आप सब का जो गोपनीय डेटा होता है, वो लगातार देश से बाहर जा रहा था। इनके जो सर्वर्स थे वो भारत से बाहर लगे हुए थे और वो डेटा जो है वो मिसयूज हो रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन से रिश्ते नहीं बिगड़ते तब भी इन ऐप्स को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। एक आकलन के मुताबिक चीन के ये सारे ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, आप सब लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था, ये उसने अपना टारगेट रखा था। ये सिर्फ भारत में चाइनीज ऐप्स की कमाई का छोटा सा उदाहरण हमने आपको दिया है। लेकिन अब भारत के बाजार से चीन के इन ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन की कंपनियों का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चीन के ये ऐप्स हवा के रास्ते भारत के लोगों के दिमाग को चीन का एक वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे। इसी को अंग्रेजी में हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसलिए भारत ने चीन की सॉफ्ट पावर पर एक अभूतपूर्व डिजिटल एयर स्ट्राइक की है।
ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और 2016 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके हमने पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था। इसलिए भारत सरकार के इस बहुत बड़े फैसले का विश्लेषण जरूरी है और इस फैसले के, जैसा हमने आपको कहा, इसके दो आयाम हैं। एक ये कि इसकी आर्थिक दृष्टि से इसका क्या विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि चीनी कंपनियों को, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को, सबको इसका नुकसान झेलना पड़ेगा और इससे आपके जीवन में भी बदलाव आएगा और आप ये समझ जाएंगे कि अब चीनी सामान के बहिष्कार का समय आ गया है। और दूसरा विश्लेषण जो है वो ये है कि पूरी दुनिया इस कदम को किस नजर से देखने वाली है। तो पूरी दुनिया को संदेश ये है भारत की तरफ से कि जो सीमा विवाद चल रहा है चीन के साथ, इसमें भारत जरा भी न डरने वाला है, न दबने वाला है, न पीछे हटने वाला है एक कदम भी। चीन ने जितनी जमीन हथियानी थी पिछले कुछ दशकों में वो हथिया चुके हैं 1962 से लेकर अब तक, लेकिन इसके बाद 1 इंच जमीन भी उन्हें नहीं दी जाएगी और उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। ये संदेश है ये इन एप्स को बैन करने के पीछे। इसलिए इसको आप सिर्फ ये मत समझिए कि भारत सरकार ने कुछ ऐप्स को बैन करने का फैसला किया है और ये इसका जो विश्लेषण है वो यहीं तक है। इसका विश्लेषण बहुत बड़ा है, इसके जो आपको परिणाम है वो बहुत दूर तक जाएंगे और चीन को शायद पहली बार भारत ने इतने कड़े शब्दों में जवाब दिया है और पूरी दुनिया को भी भारत ने यह जवाब दे दिया है कि अब भारत चीन के सामने बहुत ही कड़ी भाषा में बात करने वाला है और ये उसकी पहली किश्त है। यानी मेड इन इंडिया अब जाग चुका है और मेड इन इंडिया अब मेड इन चाइना पर भारी पड़ेगा और उसके लिए भारत के लोगों की जरूरत होगी। इसलिए आप अब इन ऐप्स को या तो डिलीट कर दीजिए खुद से और नहीं तो वैसे भी ये ऐप्स अब आपके फोन में इसके बाद चलेंगे नहीं। जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है। जो लोग भारत में हमें देख रहे हैं वो अपने नजरिए से देखेंगे और जो लोग भारत से बाहर बैठे हैं वो अपने नजरिए से देखेंगे। लेकिन अगर आप सामरिक दृष्टि से भी अगर देखें, स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी अगर देखें, तो ये चीन को बहुत बड़ा संदेश यहां पर गया है और चीन ने ये सोचा नहीं होगा कि भारत की तरफ से इस तरह का जवाब उसे मिलेगा। भारत के मोबाइल ऐप बाजार में चाइनीज ऐप्स की जो घुसपैठ है ये पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई है। आज हम आपको इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड्स के मामले में वर्ष 2017 में टॉप 100 ऐप्स में सिर्फ 18 चाइनीज ऐप्स थे, लेकिन 2018 में यानी एक ही साल में टॉप 100 ऐप्स में चाइनीज ऐप्स की संख्या बढ़कर 44 हो गई। भारत में सबसे लोकप्रिय चाइनीज ऐप्स में टिकटॉक शामिल है, जिसके अकेले भारत में ही टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इस बात की भी पूरी संभावना है कि आप या आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य टिकटॉक पर जरूर होगा और इस पर अब प्रतिबंध लग चुका है। ये बाइट डांस नामक एक चाइनीज कंपनी का ऐप है और मोबाइल फोन पर पबजी जैसा गेम खेलने वाले भारतीयों की संख्या भी 5 करोड़ से ज्यादा है और आपको गेमिंग की लत लगाने वाला पबजी भी एक चाइनीज कंपनी टेंसेंट द्वारा संचालित है। हालांकि इस पर बैन लगाए जाने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पढ़कर जरूर बताना चाहता हूं कि इसके बारे में अलग अलग जगहों पर और सिर्फ भारत नहीं विदेशी मीडिया में भी इसके बारे में क्या छप रहा है। और मेरे पास एक न्यूज आर्टिकल है जिसके अंदर यह लिखा है कि जो लिंक्स हैं बाइडू और टेंसेंट के बीच में वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी उनके लिंक्स एस्टेब्लिश हुए हैं। यानी टेंसेंट कंपनी जो कि पबजी बनाती है और बाइडू, ये सारी जो कंपनियां हैं इनके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध उजागर हो चुके हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज एस्टेब्लिश्ड इंटरनल पार्टी कमिटीज इन लार्ज टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज लाइक बाइडू एंड टेंसेंट टू प्रमोट पार्टी लॉयल्टी। यानी ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनियां, इन सब कंपनियों के अंदर भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने प्रतिनिधि बैठाए हुए हैं ताकि कंपनियां, उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से ये कंपनियां काम करेंगी और कैसे ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हितों का ध्यान रखेंगी। ये चाइनीज ऐप्स प्राइवेसी और सुरक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत खतरनाक हैं
और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कई देश इन चाइनीज ऐप्स को पहले से ही बैन कर चुके हैं। कई देशों में ये मांग चल रही है। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिकों द्वारा वीचैट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। जनवरी 2018 में यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने दावा किया था, जो अभी मैंने आपको बताया, कि बाइडू जैसे चाइनीज ऐप्स के जरिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलाती है। दिसंबर 2017 में भी भारत सरकार ने शेयर इट समेत चीन की 42 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस को सुरक्षा और प्राइवेसी के मद्देनजर खतरनाक घोषित किया था और अपने सैन्य बलों को इन ऐप्स के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी भी जारी की थी। और जांच में यह भी पाया गया कि चीन की ब्यूटी प्लस और यू कैम जैसी कैमरा ऐप्स के इस्तेमाल से भी मोबाइल फोन का डेटा चोरी हो सकता है और आपके मोबाइल फोन पर साइबर अटैक हो सकता है। अगस्त 2017 में चीन ने खुद माना था कि वाइबो, वीचैट और बाइडू जैसी एप्लीकेशंस साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन में बना सामान कितना मजबूत होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन चीन अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे मजबूत कानून बनाने के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है, जो लोगों की आजादी छीनने में सक्षम है। ठीक 23 वर्ष पहले यानी 30 जुलाई 1997 को आधी रात को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन को सौंप दिया था। इसके साथ शर्त यह थी कि चीन एक देश दो सिस्टम के तहत हांगकांग की स्वायत्तता और वहां के नागरिकों के अधिकारों का पूरा ध्यान रखेगा और उनकी आजादी को छीनेगा नहीं। लेकिन चीन का यह वादा उसके सामान की ही तरह टिक नहीं पाया। आधी रात को चीन ने हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करके वहां के लोगों की आजादी को बहुत हद तक छीन लिया। यानी चीन हांगकांग में लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। चीन द्वारा यह कदम उठाते ही हांगकांग में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और हांगकांग की पुलिस ने नए कानून के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का दोष सिर्फ इतना था कि उसने हाथ में हांगकांग का झंडा उठा रखा था। लेकिन नए सुरक्षा कानून के तहत चीन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। अब अगर हांगकांग में कोई व्यक्ति चीन के अत्याचारों का विरोध करेगा, सार्वजनिक संपत्ति या पुलिस के वाहन को नुकसान पहुंचाएगा, चीन से आजादी की मांग करेगा या फिर चीन के विरोध में नारे लगाएगा, तो उसे इस नए कानून के तहत जेल में डाला जा सकता है और अधिकतम उम्र कैद की सजा भी उसे दी जा सकती है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों का कहना है कि चीन उनकी आवाज दबाना चाहता है और ये कानून चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वालों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। इस कानून का विरोध सिर्फ हांगकांग में नहीं हो रहा, बल्कि अब जो खास बात जिसके लिए आज हमने आपको ये खबर दिखाई है वो ये है कि इस कानून के विरोध में दुनिया के 27 देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में दखल देने की मांग की है। इन 27 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन ने यह कानून लागू करके एक देश दो सिस्टम के सिद्धांत को नजरअंदाज किया है और चीन को हांगकांग के लोगों की आवाज सुननी चाहिए। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार परिषद में चीन के खिलाफ एक अपील दायर की है और मांग की है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों को हांगकांग और शिनजियांग प्रांत में जाने दें, ताकि ये लोग देख सकें कि इन प्रांतों में रहने वाले लोगों के साथ चीन क्या कर रहा है। हांगकांग की तरह चीन शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर भी अत्याचार कर रहा है और मुस्लिम महिलाओं की जबरदस्ती वहां पर नसबंदी कराई जा रही है ताकि इनकी जनसंख्या को रोका जा सके। जिन 27 देशों ने चीन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई है, उनमें प्रमुख देशों के नाम भी आप देख लीजिए कौन कौन से देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देश इसमें शामिल हैं। यानी चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। हमने कल ही आपको बताया था उन देशों के बारे में जो अलग अलग वजहों से चीन के खिलाफ हैं। आज ये 27 देश भी उनमें शामिल हो गए हैं और अब समय आ गया है कि ये सभी देश मिलकर भारत के नेतृत्व में चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएं, ताकि दुनिया को चीन की दमनकारी नीतियों से बचाया जा सके। कुल मिलाकर भारत को अब ये देखिए कि भारत को क्या करना चाहिए। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। भारत अपने देश में अलग अलग कदम उठाकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, चीन को कड़ा संदेश दे रहा है, लेकिन अब भारत को अपनी सीमा से बाहर निकलना होगा। और हांगकांग में जो कुछ हुआ है और जिस तरह 27 देशों ने चीन का विरोध किया है, यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है।
भारत को अब खुलकर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हांगकांग के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं और भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इस लिहाज से भारत को हर कीमत पर हांगकांग का समर्थन करना चाहिए। अगर भारत ऐसा करेगा तो चीन पर दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और चीन के लिए स्थितियां और मुश्किल हो जाएंगी और यही भारत की जीत होगी। अभी तक हांगकांग के मामले में भारत शांत रहा है, भारत चुप रहा है। भारत ने हांगकांग के मामले पर कभी भी चीन को घेरने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपने देखा होगा भारत ने हमेशा संयम बरता है, लेकिन चीन जो है वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जहां वो भारत को घेरने के एक भी मौके को कभी छोड़े। आप यूनाइटेड नेशंस देख लीजिए, वहां भी चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देता है। कश्मीर में भी चीन पाकिस्तान का साथ देता है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने भारत का विरोध किया है, भारत का साथ कभी नहीं दिया है। इसलिए अब बारी भारत की है और भारत को यह शुरुआत करनी चाहिए हांगकांग से, उसके बाद ताइवान से, उसके बाद साउथ चाइना सी से, और फिर देखिए कि चीन दुनिया भर में चारों तरफ से कैसे घिरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अक्सर लोगों को सरप्राइज देते रहते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ जब वो सुबह अचानक लद्दाख में भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सीमा पर चीन से तनाव के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह अचानक लद्दाख पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री न सिर्फ लद्दाख गए बल्कि वहां पर तैनात सैनिकों से मिलकर जिस तरह की भाषा और जिस तरह के जोश में उन्होंने चीन को ललकारा है, उस तरह से सीमा पर खड़े होकर अब तक शायद ही किसी भी प्रधानमंत्री ने दुश्मन को साफ साफ ऐसा संदेश दिया होगा। इसलिए आज देश के लोग ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से चीन भी चौंक गया। चीन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि लद्दाख में 2 महीने से जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें अब भारत आर पार के मूड में आ चुका है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। प्रधानमंत्री लद्दाख के निम्बू पोस्ट पर गए और वहां पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी आईटीबीपी के सैनिकों से मिले। प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के कमांडर से बातचीत की और लद्दाख की मौजूदा सैन्य स्थितियों और उनकी तैयारियों के बारे में भी पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी गए थे। प्रधानमंत्री लद्दाख में इसी जगह पर क्यों गए, आज आपको यह भी समझना चाहिए। भारतीय सेना की 14वीं कोर के लद्दाख में 2 सैन्य बेस हैं और एक लेह में है और दूसरा है निम्मू में। लेह से 35 किलोमीटर दूर निम्मू सैन्य बेस भारतीय सेना के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां से चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से हमला किया जा सकता है। यानी यहां दोनों फ्रंट खुले हुए हैं, चीन का फ्रंट और पाकिस्तान का फ्रंट। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी का सीमा पर जाकर सैनिकों से मिलना बहुत आम बात है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। आपको याद होगा वो दिवाली पर भी अक्सर सैनिकों के बीच इसी तरह जाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा सीमा विवाद चल रहा हो, सीमा पर इतना तनाव चल रहा हो और जब बातचीत भी चल रही हो, तब खुद प्रधानमंत्री का 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने निम्मू पोस्ट पर इस तरह पहुंच जाना और वहां पर तैनात जवानों से मुलाकात करके उनका जोश बढ़ाना, यह अपने आप में न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए सिर्फ इन तस्वीरों पर मत जाइए। तस्वीरें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, वीडियो बहुत अच्छे हैं, इन्हें देखकर आपको बहुत जोश भी आएगा, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है और वो संदेश दुनिया के लिए भी है और वो संदेश आपके लिए भी है। जवानों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो कैसे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और राष्ट्रभक्ति के उन नारों को सुनिए, और मुझे यकीन है कि जब आप इन नारों को सुनेंगे तो आपके अंदर भी अभूतपूर्व जोश का संचार होगा। सुबह के 8:15 बज रहे थे। लेह के आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखना किसी के लिए भी असामान्य बात नहीं थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गलवान में हिंसक झड़प के 18 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह की सरप्राइज विजिट पर पहुंच चुके थे। उनके साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी थे।
प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर निम्मू फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचे, जो समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। जहां सबसे पहले उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से आर्मी की स्ट्रैटेजिक तैनाती के बारे में समझा, फिर सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम को अचानक अपने बीच देखकर जवानों का जोश हाई था। जवानों का ये जोश तब और ज्यादा हाई हो गया जब पीएम मोदी ने सेना के जज्बे और पराक्रम को सम्मान दिया। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को 11,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को उसकी हद दिखा दी। दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि भारत अब दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। जरूरत पड़ी तो देश के वीर सैनिक चीन को गलवान जैसे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायरगोई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। लेह पहुंचकर पीएम मोदी ने यह मैसेज दिया है कि चाहे सरकार हो या 130 करोड़ भारतीय, पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा है। निम्मू पोस्ट पर जवानों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने हॉल ऑफ फेम पहुंचकर देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार में मौजूद है। सबसे पहले लेह के टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर निकले और फिर यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉल ऑफ फेम म्यूजियम गए थे और ये सीधी तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल की तरफ जो आर्मी का है, जहां पर घायल जवानों से मुलाकात करेंगे। जी न्यूज पर सीधी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीएम मोदी लेह में आर्मी बेस हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां उन्होंने गलवान के वीर जवानों से मुलाकात की, जो 15-16 जून की रात को हुई हिंसक झड़प के बाद अपना इलाज करवा रहे हैं। इस समय अस्पताल में 18 जवान भर्ती हैं। पीएम मोदी ने उनके शौर्य को सैल्यूट किया। पीएम मोदी के इस छोटे लेकिन असरदार लद्दाख दौरे से यह साफ संदेश जाता है कि वो हर वक्त अपनी सेना के जवानों के साथ खड़े हैं।
सेना के जवानों का मनोबल अब इसलिए भी ऊंचा हो जाएगा क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा होगा कि जिन खतरनाक जगहों पर रहकर वो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देश का प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए उन खतरनाक जगहों पर खुद आता है और उनका हालचाल लेता है। जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
प्रधानमंत्री मोदी 69 वर्ष के हैं, 69 इयर्स, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की उम्र है 67 वर्ष, 67। यानी शी जिनपिंग नरेंद्र मोदी से 2 वर्ष छोटे हैं। नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जबकि शी जिनपिंग की स्थिति करीब करीब एक तानाशाह वाली है। ये तुलना हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई 2 देशों की तो है, 2 सेनाओं की भी है, लेकिन ये लड़ाई 2 नेताओं की भी है। अब आपको यह देखना होगा, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ शी जिनपिंग हैं, और दोनों नेताओं का ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ी परीक्षा है, और दोनों अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रणनीति बनाएंगे। और अब ये टक्कर इस बात की भी होगी कि दोनों में किसका नेतृत्व बेहतर है। इसलिए हम आपको तुलना करके भी बताते हैं कि इन दोनों नेताओं की अगर तुलना की जाए तो कौन कहां ठहरता है। पहली तुलना तो पहला बड़ा पॉइंट यह है, प्रधानमंत्री मोदी एक लोकतांत्रिक देश के नेता हैं। देश की जनता ने उन्हें चुना है और देश की जनता उन्हें समर्थन देती है। लेकिन शी जिनपिंग एक तानाशाह हैं, चीन की जनता ने उन्हें चुना नहीं है, वो जबरदस्ती वहां बैठे हैं। दूसरा अंतर यह है कि शी जिनपिंग ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों पर एक शब्द तक नहीं कहा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी पहले दिन से अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं। तीसरा बड़ा अंतर आपको जो नजर आएगा वो ये कि कोविड-19 के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस संकट के दौरान लगातार अपने देश को फ्रंट से लीड किया है। चीन में कोरोना वायरस दिसंबर के अंत से फैलने लगा था, लेकिन शी जिनपिंग घर से बाहर तक नहीं निकले और लंबे इंतजार के बाद 10 फरवरी को पहली बार उन्होंने बीजिंग के एक जिले का दौरा किया था। पहली बार तब वो नजर आए थे, जबकि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी 6 बार अपने देश को संबोधित कर चुके हैं। जब भी देश पर कोई आपदा आती है, जैसे तूफान जब आया तो वो तूफानग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए गए। हर रोज आप लगातार उन्हें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी रेडियो पर सुनते हैं, कभी टीवी पर सुनते हैं, कभी ऑल पार्टी मीटिंग में आप उन्हें देखते हैं बात करते हुए। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ शी जिनपिंग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी आपको हर जगह नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चौथा बड़ा अंतर यह है कि शी जिनपिंग मुश्किल समय में अपने दोस्तों और पड़ोसियों को हमेशा धोखा देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोविड-19 के दौर में प्रधानमंत्री भारत दूसरे देशों की मदद के लिए लगातार आगे आया और सार्क समेत कई देशों को भारत ने मदद पहुंचाई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके साथ नोट शेयर किए, उनसे पूछा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है। यहां तक कि भारत चीन जैसे देश की भी मदद करने से पीछे नहीं हटा। कोविड-19 के दौरान भारत ने चीन को 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली 15 टन राहत सामग्री भेजी थी, लेकिन इस राहत सामग्री के बदले चीन ने न सिर्फ हमें खराब क्वालिटी की पीपीई किट्स बेची, बल्कि हमारी जमीन को भी हड़पने की कोशिश की। ये चीन के डीएनए में है, शी जिनपिंग के डीएनए में है कि आप उनके लिए कितना भी परोपकार कीजिए, कितनी भी दोस्ती निभाइए, वो हमेशा आपको धोखा ही देंगे। धोखा चीन के डीएनए में है। इतना ही नहीं, भारत ने मुश्किल समय में पूरी दुनिया को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं भेजी, जबकि चीन कोविड-19 के मामले में अपनी जिम्मेदारियों से लगातार बचता रहा। उसने सबसे पहले पूरी दुनिया से जानकारियां छुपाई, उसके बाद कोविड-19 को लेकर जो स्थितियां बनी, चीन ने उनका फायदा उठाया। कई देशों को खराब क्वालिटी का सामान वो बेचता रहा, इस दौरान बिजनेस करता रहा। जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, वहां कमजोर कंपनियों को वो खरीदने की कोशिश करता रहा, उनकी आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसके विपरीत भारत पूरी दुनिया को साथ लाने की कोशिश में जुटा रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च से लेकर अब तक करीब 36 अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से बात की है। यह कितना बड़ा अंतर है दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी मार्च से लेकर अब तक 36 अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं और शी जिनपिंग सिर्फ इस चीज में लगे हैं कि वो कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। पांचवा अंतर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी विकासवादी नेता हैं, जबकि शी जिनपिंग विस्तारवादी नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि भारत हमेशा दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और भारत के लिए विस्तार नहीं बल्कि विकास प्राथमिकता है। यही बात उन्होंने G20 देशों के साथ जब उनकी बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था और तब भी उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इंसानों की, लोगों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है।
जबकि शी जिनपिंग सिर्फ विस्तारवाद के नशे में डूबे हैं और वो भारत की ही नहीं बल्कि ताइवान, जापान, वियतनाम और फिलीपींस समेत करीब 18 देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हांगकांग में वो जो कर रहे हैं वो सब आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए दोनों नेताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिना नाम लिए चीन की इस विस्तारवादी पॉलिसी की पोल खोल दी। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। हमारे देश में अगर कोई एक बार सत्ता का हिस्सा बन जाए तो वर्षों बीत जाने के बाद भी वो व्यक्ति और उसका परिवार सत्ता का मोह छोड़ नहीं पाता और इस दौरान मिलने वाली सुविधाओं को ये तमाम नेता अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लेते हैं और आजीवन इन्हीं सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। अब स्थितियां बदलने लगी हैं और सरकारी सुख सुविधाओं को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानने वालों के साथ सख्ती बरती जाने लगी है। उदाहरण के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यह नोटिस दिया गया है और उन्हें 1 महीने के अंदर अपना यह सरकारी बंगला खाली करना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट में स्थित अपना वो बंगला खाली करना होगा जिसमें वो वर्ष 1997 से रह रही हैं, यानी पिछले 23 सालों से रह रही हैं। ये इलाका उसी लटियंस दिल्ली में आता है जहां बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के सरकारी आवास हैं और देश के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जिन्हें आप लटियंस जर्नलिस्ट कहते हैं वो भी इसी इलाके के आसपास दिन भर पाए जाते हैं, क्योंकि वो दिन भर इन्हीं बड़े नेताओं के बड़े बड़े बंगलों में इनके साथ बैठकर चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और फिर तय करते हैं कि अगले दिन क्या एजेंडा चलाना है। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बंगला उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त थी। जिन लोगों को यह सुरक्षा हासिल होती है उन्हें सरकार द्वारा रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है। लेकिन पिछले वर्ष प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और अब उन्हें Z+ सुरक्षा हासिल है। इसलिए नियमों के तहत वो अब इस सरकारी बंगले में नहीं रह सकती, क्योंकि Z+ सुरक्षा में जो लोग हैं उन्हें सरकारी मकान देने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एसपीजी सुरक्षा में यह प्रावधान है कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर नहीं भी हैं और आप एसपीजी सुरक्षा में हैं तो आपको सरकारी बंगला मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ना तो किसी संवैधानिक पद पर कभी भी रही हैं और ना ही वो सांसद हैं, ना ही भारत सरकार में कोई और पद उनका है और किसी भी तरह का कोई संवैधानिक पद तो है ही नहीं। तो फिर 23 साल तक वो किस हैसियत से एक इतने बड़े सरकारी बंगले में रहती रही, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा पर 3,46,677 रुपए का बकाया भी था और अभी हमें यह पता चला है कि इस रकम का भुगतान उन्होंने आज शाम को कर दिया है, यानी अब उनके नाम पर कोई बकाया पैसा नहीं है। इस आदेश की एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है जिसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। इसमें ये जो चिट्ठी आई है इसमें लिखा है कि इट इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू वेकेट द हाउस ऑन और बिफोर 1/8/2020, यानी सिर्फ 1 महीने का समय उन्हें दिया गया है। 1 महीने के अंदर उन्हें ये मकान खाली कर देना है। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अब क्योंकि आपकी एसपीजी प्रोटेक्शन हट गई है और अब आप Z+ सिक्योरिटी कवर में हैं, इसलिए आपको किसी भी सरकारी मकान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस ग्राउंड पर आपको सरकारी मकान नहीं मिल सकता और आपके पास जो मकान है यानी 35 नंबर लोधी एस्टेट जो टाइप 6B माना जाता है, वो अब उसका अलॉटमेंट कैंसिल किया जा रहा है और अब आपको ये 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। ये नोटिस 1 जुलाई 2020 को प्रियंका गांधी वाड्रा को गया है उनके सरकारी निवास पर। वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह फैसला हुआ था कि ये सरकारी बंगले सिर्फ उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें एसपीजी सुरक्षा हासिल होगी। इसके अलावा किसी प्राइवेट पर्सन को ऐसे सरकारी आवास नहीं मिलेंगे।
अब प्रियंका गांधी वाड्रा को यह खुद सोचना चाहिए था कि जब पिछले साल नवंबर में उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई, तब उन्होंने करीब 7 महीनों में अपने आप स्वयं ये बंगला क्यों नहीं खाली किया। अगर वो ऐसा करती तो देश की जनता की नजरों में उनका सम्मान बहुत बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। और वो ये भी नहीं कह सकती कि उन्हें नियमों के बारे में जानकारी नहीं है। आप ये अंदाजा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार के नियमों की जानकारी ना हो। जो परिवार जिसने दशकों तक भारत में सरकारें चलाई हैं, प्रधानमंत्री उनके घर में आकर सैल्यूट करते थे, प्रधानमंत्री उनके घर में आकर उन्हें पूरी ब्रीफिंग देते थे, वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे, अगर वो ये कहें कि उन्हें नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर ये गलत होगा। उन्हें नियमों के बारे में पूरी जानकारी थी और इसके कारण प्रियंका गांधी वाड्रा को ये मकान पिछले साल नवंबर में ही खाली कर देना चाहिए था, क्योंकि तब वो जानती थी कि अब वो इस मकान के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। यानी अगर नेता चाहें तो सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने के बजाय सिर्फ जनता की सेवा का जरिया भी मान सकते हैं और समय आने पर इन सुविधाओं को तुरंत खुद ही बिना मोह माया के छोड़ भी सकते हैं। लेकिन ये मोह माया ऐसी चीज है जिससे नेता दूर जा नहीं पाते। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1902 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का ध्यान मुद्रा में निधन हो गया था। तब उनकी उम्र सिर्फ 39 वर्ष थी और उनके शिष्यों ने कहा था कि उन्होंने महासमाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय वेद, योग और अध्यात्म को देश विदेश तक पहुंचाया और हिंदू धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया का निधन आज ही के दिन वर्ष 1963 में हुआ था। पिंगली वेंकैया 19 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए थे और उन्होंने अफ्रीका में हुए एंग्लो बोर युद्ध में हिस्सा लिया था। वहीं उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। भारत का तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए स्वराज ध्वज पर ही आधारित है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था और इसमें भारत की आजादी के साथ साथ भारत के विभाजन की बात भी लिखी हुई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हालांकि इसके साथ ही भारत को विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण का दर्द भी सहना पड़ा था। वर्ष 1776 में आज ही के दिन अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। ब्रिटेन से आजाद होने के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने मिलकर एक नए देश का निर्माण किया और उसका नाम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा गया। तब अमेरिका के झंडे में 13 कॉलोनीज के प्रतीक के रूप में
13 स्टार्स हुआ करते थे, जबकि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं और उसके झंडे में भी इसी आधार पर 50 स्टार्स हैं। हंगेरियन आविष्कारक लियो ज़िलार्ड ने आज ही के दिन वर्ष 1934 में एटम बॉम्ब के चेन रिएक्शन डिजाइन के लिए पेटेंट का आवेदन किया था। यह पेटेंट मिलने के बाद लियो ज़िलार्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए थे और इसी प्रोजेक्ट के जरिए अमेरिका दुनिया की पहली परमाणु शक्ति बना था। और पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज करने वाली वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1934 में हुआ था। मैरी क्यूरी के शोध ने दुनिया को रेडियो एक्टिविटी के बारे में पहली बार जानकारी दी थी। वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रेडियोलॉजिकल सेंटर्स की जरूरत महसूस की, जिसके बाद उन्होंने मोबाइल रेडियोग्राफी यूनिट्स की स्थापना की। इन्हें लिटिल क्यूरीज कहा जाता था। उस समय रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़े सुरक्षा मानकों का बेहद अभाव था और बताया जाता है कि शोध के दौरान मैरी क्यूरी अपनी जेब में रेडियो एक्टिव पदार्थ वाले टेस्ट ट्यूब्स रख लिया करती थी। और यह भी एक विडंबना है कि अपनी खोज की वजह से ही मैरी क्यूरी की मौत हुई। रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया हो गया था और बाद में यही उनकी मौत का कारण बना। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीकेंड पर आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेड इन इंडिया मुहिम के साथ जोड़ेंगे। नमस्कार।